वो है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। तो इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने में हमें सबसे पहले इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इंडक्शन मोटर का सर्किट ड्रॉ हम करेंगे, उसके बाद हम इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट या इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो चलिए, इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम अगर बात करें जो नीटा एफिशिएंसी, देखिए जब हम बात करते हैं सिंक्रोनस स्पीड की, तो किसी भी एसी मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो NS इक्वल्स टू क्या होती है 120F/P होती है। ठीक है, अगर हम बात करें 2πN/60 इंटू टॉ साफ्ट की, तो ठीक है टॉ साफ्ट मतलब यहाँ पे हमें ऑब्वियसली नीटा निकालना है। ठीक है, तो नीटा क्या होता है, नीटा हमारी एफिशिएंसी होती है ना, P आउटपुट अपॉन P इनपुट। ये कोई न्यूमेरिकल है, इससे मत कंफ्यूज होइएगा, ये कोई न्यूमेरिकल है जिसमें हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो 2πN/60 है वो क्या है, ओमेगा है। जैसे सपोज अगर किसी सिस्टम में P दिया हुआ है, ठीक है, P दिया हुआ है तो P इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πN/60 और टी साफ्ट, तो यहाँ से हमने टी साफ्ट कैलकुलेट कर दिया और फिर एफिशिएंसी निकल के आ गई। इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। ये बात हम सबको पता है कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट होती है मतलब हम इंडक्शन मोटर को ये कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू ट्रांसफॉर्मर विद रोटर शॉर्ट सर्किट। इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसमें क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे हम इंडक्शन मोटर जो है उसको ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट मानते हैं, हालांकि बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो सेम होता है दोनों मशीन्स का, लेकिन फिर भी दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस ये है कि जो इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर जो नो लोड करंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब 30 to 50% होती है, जबकि ट्रांसफॉर्मर में जो नो लोड करंट होती है वो 5 to 10% होती है। सेकंड चीज़, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी उसमें चेंज नहीं होती। लेकिन जो हमारा इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर में क्या होता है, रोटर सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप पर डिपेंड करती है ना। अगर हम रोटर की फ्रीक्वेंसी की बात करें, मतलब अगर हम FR की बात करें तो FR इज इक्वल टू SF होता है। तो S जो होता है ये क्या है, स्लिप है, और F जो है वो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड चीज़ क्या है कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी जो सर्किट होते हैं वो दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी की दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग हो गई, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। अब जब किसी चीज़ की दो साइड जो है, स्टेटर साइड और इक्विवेलेंट साइड, उन दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन आप उनका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहते हो, तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप ड्रॉ कर रहे हो इसका मतलब आपको उन दोनों को इक्विवेलेंट बनाने के लिए कुछ तो कॉमन रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि रोटर और स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दोनों क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं, मतलब वो दोनों कांस्टेंट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है मैकेनिकल लोडिंग का, रोटर पर मैकेनिकल लोडिंग होती है। तो इस तरह से ये कुछ क्या हो गए, ये डिफरेंस हो गए, बट बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो सेम होता है। अब ये एक इंडक्शन मोटर दिखाई गई है जिसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ये हमारा इस रोटर है, ये हमारा स्टेटर है, इन दोनों के बीच में ये एयर गैप है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का। स्टेटर की तरफ बात करते हैं तो सबसे पहले I1 करंट, और ये हमारा V1 सप्लाई वोल्टेज, ये हमारा रेजिस्टेंस R1, ये हमारा रिएक्टेंस X1। ठीक है, उसके बाद ये हमारी मैग्नेटाइजेशन करंट I0 दो भागों में डिवाइड हो गई, IW एंड Imu। IW इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर लॉसेस, कोर लॉस, दैट इज R0, एंड Imu इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटाइजेशन, दैट इज X0। उसके बाद ये हमारा स्टेटर हो गया, ये रोटर हो गया। अब रोटर से कनेक्ट होगा ये, इधर ये I2 डैश है, ये हो गया R2, ये X2 डैश, ये I2 डैश X2 डैश क्या होंगे ये बताएंगे। और हमने कहा था कि जो मोटर जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है ट्रांसफॉर्मर के विद रोटर शॉर्ट सर्किट। तो ये इसका जो रोटर है ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है मोटर का, इंडक्शन मोटर का। अब चलिए इसका आगे हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब अपने मशीन में पड़ा हुआ है। यहाँ जस्ट एक ओवरव्यू है इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट का। अब हमें ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम, क्योंकि जहाँ भी बात आती है इंडक्शन मोटर की या जहाँ भी बात आती है इक्विवेलेंट सर्किट की, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है फेजर डायग्राम।
तो फेज़र डायग्राम अपन बनाएंगे, तो जब फेज़र डायग्राम की बात आई तो सबसे पहले क्या हुआ, फाई को हमने एज ए रेफरेंस मान लिया। ठीक, अब फाई को आपने एज ए रेफरेंस माना तो इवन जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वो फाई से क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, फाई और इवन के बीच का जो एंगल है दैट इज़ ये 90 डिग्री एग्जैक्ट। अब जो फाई, ये जो करंट है आई नोट, ये जो करंट है आई नोट नो लोड करंट, ये दो भागों में डिवाइड होगी, एक आई म्यू जो कि मैग्नेटाइजेशन के लिए होगी और एक आई डब्ल्यू जो कि कोर लॉस के लिए होगी, और इन दोनों का जो वेक्टर समीशन है वो हमारा क्या हो गया, आई नोट हो गया। ठीक है, चलिए अब होता क्या है कि हम हमेशा मान के क्या हमेशा होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमेशा ही लैगिंग सिस्टम होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड कनेक्ट होगा और इंडक्टिव लोड है तो लैगिंग लोड होगा, लैगिंग सिस्टम हो जाएगा। लैगिंग सिस्टम होगा तो ये हमारी करंट, सपोज ये E1 है तो E2 क्या होगा, ये E2 हो गया। अगर इसका मिरर इमेज देखोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, बाकी नीचे ये हमारा E2 डैश इसलिए बोल रहे हैं कि E2 डैश हो गया कि जो सेकेंडरी साइड रोटर साइड EMF रेफर टू प्राइमरी साइड, इसलिए डैश लगाया। अब ये E2 है, अब लैगिंग सिस्टम है तो I2 क्या होगा, इससे पीछे होगा तो ये I2 है। अब I2 इधर है तो I2 और R2 ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें E2 डैश निकालना है। ये जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट है इसमें आपको ये E2 डैश जो दिख रहा है या E2 डैश को अपन SE2 लिखेंगे, ये किसके इक्वल है, I2 डैश इंटू R2 प्लस X2 डैश इंटू I2 डैश, इसी के इक्वलेंट है। तो हमें E2 डैश निकालना है। E2 डैश इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब V1 निकालेंगे तो E2 डैश को जब इधर रेफर करेंगे तो वो इसमें ऐड होगा, E1 इज इक्वल टू E2 डैश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका I2 डैश I2 R2 इस डायरेक्शन में हो गया, I2 X2 इससे 90 डिग्री अबो हो जाएगा, इन दोनों को वेक्टर समीशन आपका क्या हो जाएगा, E2 डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड चीज़ क्या हो गई, अब आपको मिल गया क्या, E2 डैश मिल गया। अब हमें निकालना है V1। अब ये इधर I2 है तो इधर ये इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ये I2 डैश हो जाएगा। अब हमें I1 निकालना है। I1 किसका सम होता है, I नोट और I2 डैश का, इन दोनों का वेक्टर सम आपका I1 हो गया। अब आपको I1 मिल गया, I1 मिल गया और E1 मिल गया, भाई E1 तो पहले से ही था और I1 ये रहा। हमें V1 निकालना है तो I1 R1 फिर उसके बाद I1 X1 और ये V1, तो ये हो गया फेजर डायग्राम सिंपल। ठीक है, चलिए ये सब मशीन्स में खूब डिटेल्स में पढ़ा है, यहाँ जस्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये जो फेजर डायग्राम बना है उसके लिए हम इक्वेशंस लिख सकते हैं कि कैसे ये फेजर डायग्राम बना, कैसे इसकी इक्वेशंस आई। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि चूंकि हमारा रोटर जो है वो शॉर्ट सर्किट है सेकेंडरी साइड में, अब ये शॉर्ट सर्किटेड है सेकेंडरी साइड में, तो हमने SE2 या SE2 को हमने लिखा E2 डैश इज इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस JX2। ठीक है, इसी को हमने ड्रॉ किया था। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटर की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटर में हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा R2 है और ये हमारा SX2 है। हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है I2 डैश, तो I2 डैश क्या हो जाएगा, सिंपल ओम्स लॉ V/R, तो SE2 डिवाइड बाई R2 डैश प्लस JSX2। ठीक है, अब ये करंट रिप्रेजेंटेशन जो है ये एग्जैक्ट चीज़ों को मतलब वेरिएशंस को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस वेरिएशन को या ये कह लीजिए कि इस सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, इस सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने I2 डैश इज इक्वल टू इस S से नीचे डिवाइड कर दिया, तो E2 बटा में R2 अपॉन में S प्लस JX2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे R2 के साथ कहीं भी S नहीं है। अब S नहीं है तो इसमें वेरिएशन नहीं आ रहे ना। हम क्या कह रहे हैं कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप टाइम्स फ्रीक्वेंसी है, FR इज इक्वल टू SF2 है, तो इसके अंदर वेरिएशन शो नहीं हो रहे, रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन शो नहीं हो रहे ना, तो इसलिए इसको वेरिएशन दिखाने के लिए हमने इसको डिवाइड किया, तो R2 अपॉन में S आ गया, तो ये हो गया R2 अपॉन में S। तो अब ये वेरिएबल बन गया, आप स्लिप को वेरी करके अपने कॉपर लॉसेस को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटर सर्किट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटर सर्किट में हमने क्या किया, ये हमारा R2 अपॉन S था, इस R2 अपॉन S में हमने R2 जोड़ दिया और R2 घटा दिया। ठीक है, चलिए अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ किसी भी एक पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं ना, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस R2 को क्या लिया, अलग से ले लिया। ये R2 तो बताएगा आपके कॉपर लॉस को। ठीक है भाई, ये जो R2 है अपना, ये R2 अपॉन S जो हमने निकाला था, ये वाला R2 अपॉन S, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया।
R2 प्लस R2 इंटू 1/s-R2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इस सिंपल सी इक्वेशन में मतलब R2/s में हमने क्या जोड़ दिया, इसमें हमने R2 एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो R2 प्लस R2 इंटू 1/s-1 हो गया। तो ये R2 जो है ये तो आपका बताएगा रोटर की कॉपर लॉस को, और जो ये R2 इंटू 1/s है ये आपका बताएगा आप ये जो शाफ्ट पावर है आपकी, ठीक है, ग्रॉस आउटपुट पावर जो है उसको बताएगा। ठीक है, चलिए अब रोटर को तो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द रोटर कॉपर लॉस अकर्स ड्यू टू द R2 एंड आल्सो एडुकेट मैकेनिकल लोडिंग। ठीक है, R2 जो है वो कॉपर लॉस को बताएगा, और द ओरिजिनल रोटर सर्किट इन फिगर 1 इज रिप्रेजेंटेड एज फिगर 3। नो पैरामीटर वर चेंज व्हेन कंपेयर टू ओरिजिनल इन द रोटर सर्किट। मतलब जो हमारा ओरिजिनल सर्किट था, ये जो एडजस्टमेंट हमने किया, इस एडजस्टमेंट का कारण यही है कि जो हमारा ओरिजिनल सर्किट है वो हमारी जो एग्जैक्ट या अप्रॉक्सीमेट सर्किट है उसके इक्वलेंट में आए। ठीक है, चलिए क्यों, क्योंकि देखो RL इज इक्वल टू 1/s-1 इंटू R2 है। अब अगर S की वैल्यू 0 है, ठीक है, S की वैल्यू अगर 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसका हम, और अगर S की वैल्यू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो ये 0 की तरह काम करने लगेगी। भाई 1/इन्फिनिटी मतलब 0, तो जब 0 हो जाएगा तो R2 वैसे 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इस तरह से ये जो टर्म अपन ने यूज़ की है R2 इंटू 1/s-1, ये मैकेनिकल लोडिंग को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इन सब टर्म्स को यूज़ करके हम रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो किया हमने, सबसे पहले वही इनपुट करंट, फिर सबसे पहले R1 स्टेटर साइड का रेजिस्टेंस, स्टेटर साइड का रिएक्टेंस, ये I0, ये IW, ये I म्यू। ठीक है, उसके बाद ये I2 डैश, ये I2 डैश वो करंट है जो यहाँ से हमारी रेफर हुई है। ये हमारा E1 यहाँ पे स्टेटर हो गया, ये बीच में एयर गैप, ये रोटर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये E2, ये R2, ये SX2, और ये हमारा RL। RL क्या है हमारा R2 इंटू 1/s-1। ठीक है, चलिए अब देखो ट्रांसफॉर्मर में भी हमने पढ़ा था कि K होता है, K क्या होता है, टर्न्स रेशियो। यहाँ पे भी K टर्न रेशियो ही है, तो K की वैल्यू क्या हो गई, रोटर टर्न्स पर फेज डिवाइड बाई स्टेटर टर्न्स पर फेज। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये K, यही यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर में भी, हम टर्न्स रेशियो को यूज़ करते हैं सेकेंडरी साइड की वैल्यूज़ को प्राइमरी साइड पे शिफ्ट करने के लिए। यहाँ भी इसी टर्म को यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि इसको यूज़ करके हम सेकेंडरी तरफ की वोल्टेज को, करंट को या इम्पीडेंस को प्राइमरी की तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चूँकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट तब बनता है जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। अभी जो हमने बनाया ये वाला जो सर्किट है ये हमारा सिर्फ मैकेनिकली इक्विवेलेंट सर्किट, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, अभी भी ये दोनों एक दूसरे से अलग है बीच में एयर गैप से। लेकिन हम एक ऐसा सर्किट बनाना चाहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो। तो इस सर्किट, ये जो हमारी जो टर्म है K, टर्न्स पर फेज या टर्न्स रेशो, इसको यूज़ करके हमने सेकेंडरी साइड के ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, हमने माना कि क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट से लो है, इसलिए E2/K हो गया। ठीक है, और ये R2/K², X2/K², क्योंकि वोल्टेज कम तो रेजिस्टेंस भी कम तो करंट ज़्यादा, तो इस तरह से ये इस तरह शिफ्ट हो गया। अब ये तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर हम अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो ये वाली ब्रांच अप्रोक्स की बात करते हैं तो ये ब्रांच इधर आ गई, तो ये R1 और ये R2/K² दोनों मिलके R01 कहलाएंगे, और ये X1 और ये X2/K² मिलके X01 कहलाएगा, और ये लोड तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाए। अब ये एक सिंपल न्यूमेरिकल है, इस पर सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, हमको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने सर्किट बनाएंगे, सर्किट को बना के और उसमें जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट करेंगे। तो हमें R01 की वैल्यू गिवन है, X01 की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है, 1/s गिवन है। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज़ हम निकाल के और टोटल लोड निकाल लेंगे, I2 डैश निकाल लेंगे, I0 निकाल लेंगे, I1 निकाल लेंगे,
पावर इनपुट क्योंकि 3 फेज है तो 3 VPH इंटू IPH कोस फाई निकालेंगे। ठीक है, स्टेटर के कॉपर लॉस की बात करेंगे तो स्टेटर के कॉपर लॉस क्या हो जाएंगे, 3 इंटू लॉसेज ऑफ, देखो लॉसेज जो होते हैं वो पर फेज ही होते हैं, लेकिन 3 की बात करें तो 3 इंटू I1 स्क्वायर R1, क्योंकि जो कॉपर लॉस होगा वो रेजिस्टेंस में होगा। ठीक है, आयरन लॉस की बात करेंगे तो आयरन लॉस इसमें गिवन है। स्टेटर का आउटपुट हमारा कौन सा होता है, स्टेटर का आउटपुट जो होता है वो रोटर का इनपुट कहलाता है। रोटर के कॉपर लॉस हमें गिवन है। ठीक है, रोटर के जो कॉपर लॉस होते हैं वो रोटर का इनपुट है। भाई स्टेटर का आउटपुट, जब अगर हम पावर फ्लो डायग्राम की बात करें तो स्टेटर का आउटपुट जो है वो रोटर का इनपुट होगा और रोटर के कॉपर लॉस जो है वो रोटर के लिए इनपुट हो जाएंगे। ठीक है, और रोटर का जो कॉपर लॉस होता है वो होता है SPG, और PG होता है वो क्या होता है, एयर गैप पावर। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल में हम सारी वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हमने इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट का एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे।